हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा जो कि पोस्ट मॉडर्न एज से रिलेटेड है। नाम है ड्रामा का लुक बैक इन एंगर और ये लिखा गया है जॉन ऑसबर्न के द्वारा। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले एक और लेक्चर है मेरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्ले को समझने में बहुत काम आएगा। वो लेक्चर है लेक्चर नंबर 51। उस लेक्चर को आप जरूर देखें। उस लेक्चर का नाम है किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा या फिर एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दोनों चीजों की समझ बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखें, लुक बैक इन एंगर को, ड्रामा को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस प्ले के साथ साथ कुछ थोड़े से हिंट्स इस बात के भी दूं कि किचन सिंक ड्रामा क्या होता है और लुक बैक इन एंगर में जो कंसेप्ट है एंग्री यंग मैन का, ये क्या होता है। लेकिन इन ब्रीफ, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, इट वॉज रिटन इन 1956। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जब भी कोई हम राइटिंग स्टडी करते हैं तो हमें उस एज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। चूंकि इंग्लिश राइटर हैं जॉन ऑसबर्न, और 1956 एक ऐसा टाइम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज जस्ट ओवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आप ध्यान दीजिए 1939 से 1945 तक। 1945 तक जिन लोगों ने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा था और इसके बाद की सोसाइटी में यंग हुए थे, उनको बहुत तरीके की चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो ऐसे ही कैरेक्टर रहता है जिमी पोर्टर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने बहुत अच्छे से अनुभव किया था, चीजों को देखा था और इसके बाद जो क्राइसिस इंग्लैंड में हो गए थे उनको फेस भी किया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड में है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए गए हैं इस ड्रामा में। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्लेज हैं 20th सेंचुरी का, जिसका नाम है लुक बैक इन एंगर। आप टाइटल की तरफ गौर करेंगे, हालांकि मैं टाइटल को डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि द पर्सन, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा इज नॉट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद द पास्ट। यही इस टाइटल का मतलब है। लुक बैक इन एंगर, अपने अतीत को जब भी वो देखता है तो ही इज नॉट हैप्पी, ही डज नॉट फील ग्लैड। ये ड्रामा दिखाता है वही एंगर, फ्रस्ट्रेशन। जीवन में फ्रस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है आपकी होप्स, आपकी डिजायर्स, आपकी लाइक्स फुलफिल नहीं हुई हैं, तो फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। डिसअपॉइंटमेंट ऑफ यंग पीपल दिखाता है। डिसअपॉइंटमेंट किस बात का? शायद हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अवेलेबल ना हो, बहुत सारा इंफ्रा जो कंट्री का रहता है वो वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दे आर डिसअपॉइंटेड, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उन्हें चांसेस नहीं मिल रहे हैं प्रोग्रेस करने के। एंड दे आर लिविंग इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद की कहानी है, उसके बाद की इरा है, उसके बाद का समय है ब्रिटेन का, जहां की ये कहानी दिखाई गई। ये ड्रामा फोकस करता है बेसिकली एक ट्रूवर्ड मैरिड कपल पर, और वो मैरिड कपल कौन है? जिमी पोर्टर, एक यंग मैन है ऑफ 25 इयर्स, और उसकी वाइफ है एलिसन पोर्टर, सी इज ऑल्सो अराउंड 25। दोनों लगभग 25 साल के हैं। उनकी लाइफ के बारे में दिखाया है एंड दे आर नॉट लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं ये डिस्कस की गई हैं। ये प्ले जो था, इट बिकेम वेरी फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। किचन सिंक ड्रामा का सिंपल सा मतलब होता है कि ये लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जिन लोगों की कहानी होती है उन्हीं की लैंग्वेज होती है, उसी रीजन की लैंग्वेज यूज होती है। इसमें बहुत इमोशनल इंटेंसिटी है, रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ एवरीडे लाइफ। और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, किचन सिंक ड्रामा में बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जाता है उन कैरेक्टर्स को और उनकी लाइफ को जो ड्रामा का हिस्सा होते हैं। इस ड्रामा ने ही लिटरेचर की फील्ड में इंट्रोड्यूस किया था एक नई तरीके का स्टाइल ड्रामा में, जिसे हम किचन सिंक रियलिज्म कहते हैं।
किचन सिंक रियलिज्म। हालांकि ये टर्म सबसे पहले पेंटिंग में यूज हुआ था एक क्रिटिक के द्वारा, क्योंकि वो पेंटर्स हाउस होल्ड की बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे किचन है, सिंक है और छोटी छोटी चीजें जो यूज होती हैं इनकी पेंटिंग्स बना रहे थे। बाद में ये टर्म ड्रामा में भी अप्लाई हुआ, लिटरेचर में भी अप्लाई हुआ, और ये उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है लुक बैक इन एंगर ड्रामा की फील्ड में इस तरीके के स्टाइल का। इस तरीके के ड्रामा में क्या होता था, ऑर्डिनरी पीपल वर द कैरेक्टर्स ऑफ ड्रामा, और दिखाया जाता था उनकी लाइफ को कि दे आर लिविंग इन क्रैम्ड हाउसेस, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं जहां क्रैम्ड बहुत सारी भीड़ है, रहने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है, ऐसे भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस में रह रहे हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता था, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनके साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं जो क्लास वगैरह से जुड़ी हैं, जेंडर से जुड़ी हैं, सेक्स से जुड़ी हैं, और इमोशनल इश्यूज भी हैं। उनकी जो लाइफ हैं उसमें इमोशनल एम्प्टीनेस है, बैरननेस है, ये दिखाता है ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा को अगर हम नटशेल में डिस्कस करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसे हम किचन सिंक रियलिज्म कहते हैं, तो ये एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था जो 1950s में आया और 1960s में। ये थिएटर में भी दिखा, आर्ट में भी दिखा, नॉवेल्स में भी, फिल्म्स में भी, और बहुत सारे सीरियल्स भी बने जो इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए दिखाई गए थे टीवी पर। इसमें मेन कैरेक्टर कौन रहता है किचन सिंक ड्रामा में, एंग्री यंग मैन, एक ऐसा यंग मैन दिखाया जाता है, वो डिससेटिस्फाइड इंडिविजुअल रहता है जो बहुत सारी जीवन की इश्यूज से, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो रिलीजियस इश्यूज हो, चाहे वो कल्चरल इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सबके बारे में उसके ब्रेन में है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सब में कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है उसका, सबकी शिकायत करता है, सभी में बुराइयां निकालता है और सबको क्रिटिसाइज करता रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो रिलीजन हो, सबको क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे कैरेक्टर को एंग्री यंग मैन कहा गया है। ऐसे ही मेन कैरेक्टर्स होते थे इस तरीके के ड्रामा में। ये सभी लोग बहुत डिसअपॉइंटेड दिखाए जाते थे विद द मॉडर्न सोसाइटी, और ये जो स्टाइल होता था इसमें रियलिस्टिक वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स होते थे, वर्किंग क्लास लाइफ दिखाई जाती थी, लेबर्स की लाइफ दिखाई जाती थी, और उनके घर पैक्ड दिखाई जाते थे लोगों से, पब्स जहां लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे प्लेसेस का भी सीन था, भीड़ भाड़ भरे प्लेसेस का जिक्र था जहां छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्रैम्ड होम का मतलब है स्मॉल क्राउडेड हाउसेस या फ्लैट्स जहां बहुत सारे लोग रहते हैं एक छोटे से कमरे में। पब्स का मतलब ये पब्लिक हाउसेस होते थे, मीटिंग प्लेसेस होते थे, बार्स होती थी जहां लोग जाकर वाइन वगैरह लेते हैं, जहां बहुत सारे लोग जाते थे, मिलते थे और एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते थे और ड्रिंक करते थे। ये जो स्टोरीज हैं किचन सिंक ड्रामा की, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एक पुअर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई जाती है, जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे लेबर्स एक साथ रहते हैं, छोटे छोटे घर बने होते हैं मल्टी स्टोरी, और एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं। और कहां की कहानी है ये, नदर्न इंग्लैंड की। ये जो मूवमेंट था जिसे किचन सिंक रियलिज्म कहते हैं, इसने समाज की समस्याएं, राजनीति की समस्याएं, समाज में कौन कौन सी समस्याएं, जैसे एबॉर्शन है, घरों का ना होना है, बेघर घूमना है लोगों का, अमीर और गरीब से जुड़ी समस्याएं हैं, जेंडर के आधार पर समस्याएं हैं, रेस के आधार पर समस्याएं हैं, काला गोरे से नफरत करता है, गोरा काले से करता है ना, तो ये नस्ल के आधार पर है, और सेक्सुअलिटी के आधार पर समस्याएं हैं। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है। सेक्स वो है जिसके साथ आप बॉर्न होते हैं तो पता होता है आपको आप मेल हैं या फीमेल हैं। जेंडर वो है जो सोसाइटी जो है रोल के आधार पर डिसाइड करती है, उसे जेंडर कहते हैं। तो जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और सेक्स बाय बर्थ डिसाइड होता है। जब मैं कहता हूं सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई मेल किचन में काम कर रहा है और कोई फ्रेंड उसका आता है तो सिंपली वो यही कहता है, क्या यार महिलाओं की तरह काम कर रहे हो, आर यू गेटिंग। तो ये जेंडर है, यहां पर आपने रूल्स डिसाइड कर दिए हैं मेल और फीमेल के, और रूल्स के आधार पर आप डिसाइड करते हैं ये काम किसका है। ये जो किचन सिंक रियलिज्म है इसमें बहुत जीवन की हार्श रियलिटीज दिखाई जाती है, कड़वा सच अगर हिंदी में कहूं, वो सच जो कि आप सिर्फ जीते हैं, उन्हें शब्दों में कहीं कहीं लिखते नहीं,
लेकिन किचिंग सिंक ड्रामा जो रियलिज्म था, इसमें इन्होंने जीवन की सच्चाइयों को दिखाया था। इससे पहले जो ड्रामा लिखे जाते थे वो एस्केपिस्ट ड्रामा होते थे। एस्केपिस्ट ड्रामा का मतलब जीवन से भागना। ऐसे ड्रामा जिनमें कैरेक्टर्स बहुत अपर क्लास के दिखाए जाते थे, उनके लाइफ में कोई समस्याएं नहीं है, उनकी लाइफ में रोमांस है, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत सेटिस्फाइड है, और जब ड्रामा खत्म होता था तो हैप्पी एंडिंग होती थी। ये ऐसे प्लेस थे प्रीवियस जनरेशन में लिखे जाने वाले, लेकिन उससे हटकर एक जीवन की हार्श रियलिटीज को दिखाया गया किचन सिंक रियलिज्म ड्रामा के द्वारा। एस्केपिस्ट प्लेस का मतलब है, डेफिनेशन दी है कि ये वो प्लेस रहते हैं जो जीवन की सच्चाई को भुला देते हैं। जब हम देखते हैं इन प्लेस को तो जीवन से उनका कोई रिलेशन ही नहीं होता, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं जाती, क्योंकि इन प्लेस में दिखाया जाता है हैप्पी ग्लैमरस लाइफ, आइडियलाइज लाइफ। रियल स्ट्रगल तो जीवन का दिखाया ही नहीं जाता। ऐसे प्लेस प्रीवियस जनरेशन में लिखे जाते थे, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न जनरेशन थी, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें किचन सिंक रियलिज्म एक नई टेक्निक के रूप में उभरा। ऐसे जो किचन सिंक रियलिज्म के जो ड्रामा होते थे, उनकी लैंग्वेज, मैंने कहा स्लैंग्स, अबे तबे जो हम यूज करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही रियलिस्टिक लैंग्वेज यूज की गई। जिस कम्युनिटी के लोग दिखाए जाते थे उसी कम्युनिटी की लैंग्वेज यूज की जाती थी। कैजुअल वर्ड्स जो हम घरों में बोलते हैं, वैसे ही एक्सप्रेशंस, एवरीडे स्पीच, बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज यूज की जाती थी। जो जिस रीजन के 6 लोग दिखाए जाते थे कैरेक्टर्स, उसी रीजन स्पेसिफिक की लैंग्वेज भी हुआ करती थी। उदाहरण के लिए एक मूवी बहुत फेमस है, ये किचन सिंक रियलिज्म पर ये आधारित है, इट ऑलवेज रेन्स ऑन संडे। इस मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही था। द ब्लू लैम्प ये अनदर मूवी है, उदाहरण है इसका किचन सिंक रियलिज्म का। लेकिन ड्रामा के फील्ड में कहें तो द बेस्ट एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लुक बैक इन एंगर, जो 1956 में आया जॉन ऑसबर्न के द्वारा। ये फर्स्ट मेजर वर्क था किचन सिंक रियलिज्म ड्रामा का। दूसरा एक प्ले और है, ध्यान दीजिएगा, वो है शैला डेलानी का। शैला डेलानी ये भी इंग्लिश प्ले राइट है। इन्होंने भी एक डेब्यूट प्ले लिखा था, इनका पहला प्ले था, उसका नाम था अ टेस्ट ऑफ हनी, 1958 में आया। ये लुक बैक इन एंगर जो है जॉन ऑसबर्न का, ये डेब्यूट नहीं था, ये पहला प्ले नहीं था, उनका थर्ड प्ले था। ये डेब्यू राइटिंग नहीं थी, ये थर्ड प्ले था उनका। लेकिन ये शैला डेलनी का ये फर्स्ट प्ले था, ए टेस्ट ऑफ हनी, जो 1958 में आया। इसमें इन्होंने नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे जुड़ी समस्याएं दिखाई, अमीर गरीब के बीच जो फासले हैं, बढ़ते फासले हैं, उसके आधार पर जो समस्याएं होती हैं उनको डिस्कस किया, जेंडर से जुड़ी समस्याएं दिखाई और सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई समस्याएं अपने प्ले में दिखाई। ये जो टर्म है ना किचन सिंक ड्रामा या किचन सिंक स्कूल, ये टर्म सबसे पहली बार कॉइन किया गया था 1954 में, और डेविड सिल्वेस्टर थे क्रिटिक, इन्होंने यूज किया था इसे। डेविड सिल्वेस्टर ये आर्ट क्रिटिक हैं 20th सेंचुरी के, और इन्होंने ये टर्म पेंटर्स के लिए यूज किया था शुरू में। वो पेंटर्स जो घरेलू जीवन की छोटी छोटी चीजों को पेंटिंग में बहुत रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया करते थे, उन पेंटर्स के लिए ये टर्म यूज किया था किचन सिंक स्कूल 1954 में। अब मैं आता हूं लुक बैक इन एंगर पे। मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चलूंगा, लुक बैक इन एंगर, ड्रामा की बात भी करता रहूंगा, राइटर की बात भी करता रहूंगा, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड है। जब भी कोई राइटिंग होती है तो वो बहुत हद तक पर्सनल भी होती है। राइटर की अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे डायलेमास होते हैं जिनको वो अपनी राइटिंग में दिखाने की कोशिश करता है। इस प्ले में भी ऐसा ही है। तो ये जो टाइटल है लुक बैक इन एंगर, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, एंगर एक फीलिंग होती है अनहैप्पी वाली। लुक बैक मतलब अपने अतीत की तरफ झांकना, अपने पास की तरफ देखना जो गुजर गया है, जो आप बदल नहीं सकता, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो टाइटल है ये बताता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली सेंट्रल कैरेक्टर है जिमी पोर्टर, वो अपने अतीत की तरफ झांकता है, अपनी गुजरे हुए जीवन की तरफ, वो लोग जो उसके अतीत से जुड़े हैं, और समाज की तरफ। और कैसे देखता है? विद एंगर एंड बिटरनेस। उसके मन में कड़वाहट भरी हुई है, उसके मन में गुस्सा है गुजरी हुई सभी चीजों के लिए। वो एंग्री है, वो आइडियल्स जो अब लॉस्ट खो गए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जनरेशन अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा यही बताती है
अब वैसे आदर्श नहीं है जैसे हमारे जमाने में होते थे। तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि अब वो आइडियल्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जो पहले हस्बैंड वाइफ के मन में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होती थी, डिवोशन होता था, अब नहीं है। जो बच्चों के मन में पेरेंट्स के लिए पहले डिवोशन होता था, अब वो नहीं है। ये सब बातें हैं जो दुखी करने वाली हैं। ब्रोकन ड्रीम्स, उसने सपने देखे थे बचपन से कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसने एजुकेशन हासिल की, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, पर वो सपने टूट गए। उसे जॉब नहीं मिली, उसे एक कन्फेक्शनरी स्वीट वाली शॉप चलानी पड़ती है। सोशल इनजस्टिस, समाज में न्याय नहीं है, अन्याय है। अमीरों के साथ अलग तरीके से समाज पेश आता है, गरीबों के साथ अलग तरीके से पेश आता है। और इमोशनल एम्प्टीनेस, इमोशनल शेयरिंग नहीं है उसकी अपनी लाइफ में। हालांकि वो मैरिड है, उसके बावजूद भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड है। तो ये टाइटल इन सब चीज़ों को दिखाता है, आप समझ गए होंगे। इसीलिए टाइटल दिखाता है फ्रस्ट्रेशन पूरी जनरेशन की। ये जिमी पोर्टर अकेला नहीं है, उस एज के जितने भी यूथ थे सबकी यही हालत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, जब जॉब्स नहीं हैं, तो व्यक्ति एजुकेशन लेने के बावजूद भी जो जॉब कर रहा है, जो जिस काम में लगा है, ही इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। उसे लगता है उसे एजुकेशन के हिसाब से काम नहीं मिला। तो ये इंटायर जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है जिमी पोर्टर का कैरेक्टर। वो सब जो ये महसूस करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है समाज में इस वॉर के बाद, जो वो डिजर्व करते हैं अपनी एजुकेशन के आधार पर अपने जीवन में, वो चीजें उन्हें नहीं मिल रही हैं। अब थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि ऐसा हुआ क्यों था। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ क्यों था। आप जानते हैं इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो गई थी, हालांकि वो जीत गया था उसके बावजूद भी। तो ये प्ले 1950s में लिखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हालांकि ब्रिटेन युद्ध जीत गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन इसके बाद उसे प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ी। वो एक लाइन है ना, एक मूवी थी बॉर्डर की, उसमें एक लाइन है कि जिंदगी वो जंग तो चंद रोज होती है पर जिंदगी बरसों रोती है। तो वो वॉर तो कुछ ही ईयर्स चलता है, 4 ईयर्स के अराउंड, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उन्हें सेंचुरीज लग जाती हैं ठीक करने में। तो अब शहर जो थे वो नष्ट हो गए थे, इकॉनमी इंग्लैंड की बहुत वीक हो गई थी, रुपया पैसा बहुत खर्चा हो गया था युद्ध में, और मैनी यंग पीपल फेल्ट होपलेस अबाउट द फ्यूचर। उन्हें लग रहा था पता नहीं हमारे भविष्य में अब होगा क्या। जब कंट्री के पास कुछ बचा ही नहीं है तो हमारे भविष्य का होगा क्या, हमारे लिए कंट्री क्या प्लान करेगी। और ध्यान दीजिए एक और समस्या हो गई थी इसके बाद में, ब्रिटेन की पोजीशन और जो पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो खत्म हो गई थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई सबसे बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हुआ था तो वो अमेरिका था, यूएसए था, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब्स गिराए थे। वो वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बाकी ये सब कंट्रीज बहुत कमजोर हो गए थे। एक और क्राइसिस पैदा हो गई थी, सुएज क्राइसिस, उसे हम कहते हैं सुएज क्राइसिस। ये सुएज क्राइसिस जो है, सुएज कैनल के बारे में आपने सबने सुना होगा। ये सुएज कैनल पर ब्रिटेन अपना कब्जा दिखा रहा था, फ्रांस अपना कब्जा दिखा रहा था, इजराइल अपना कब्जा दिखा रहा था, और ये सभी कंट्रोल करना चाहते थे उसे। लेकिन इजिप्ट, जहां से वो सुएज कैनल गुजरती है और जिस कंट्री में पड़ती है इजिप्ट में, इजिप्ट ने उस सुएज कैनल को नेशनलाइज घोषित कर दिया, राष्ट्रीय रिवर घोषित कर दिया, और ये कहा अब कि इसे किसी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, ये इसे जो है स्टेट के द्वारा रन कराया जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई। अब अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा बीच में, और इंग्लैंड से कहना पड़ा कि अब आप पीछे हटो, क्योंकि इंग्लैंड अब उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि ये पहले था। अब सुएज कैनाल का कंट्रोल भी चला गया, क्योंकि सुएज कैनाल एक ऐसा मीडियम रहता है जिसके थ्रू यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी होती थी बहुत आसानी से। तो वो भी इसके हाथ से, इंग्लैंड के हाथ से छिन गया था। उसी समय अब सोसाइटी की बात हम कर लें तो सोसाइटी वॉज कंट्रोल्ड बाय द अपर एंड मिडिल क्लासेस। सोसाइटी में किसका बाहुल्य था?
किसका बोलबाला था? अपर और मिडिल क्लासेस का। वर्किंग क्लास का कोई प्लेस था ही नहीं, भले ही वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। उनके लिए हमेशा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, तरक्की करने के चांसेस बहुत रेयर थे, बहुत कम थे। यही जिमी पोर्टर की फ्रस्ट्रेशन के कारण रहते हैं। सोशल सिचुएशन क्रिएटेड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो यंग पीपल थे लोअर क्लास के, उनके मन में अब इन्हीं बातों के लिए गुस्सा था, इसी समाज की बुराइयों के प्रति गुस्सा था। और ये फीलिंग्स बहुत क्लियरली शो की गई हैं इस ड्रामा में, जिसका नाम है लुक बैक इन एंगर। ये सुएज क्राइसिस के बारे में मैंने इन शॉर्ट लिखा है कि ये 1956 में जब इजिप्ट ने, क्योंकि वो इजिप्ट में पड़ती है सुएज कैनल, इन्होंने उसे नेशनलाइज घोषित कर दिया था। और इस पर हक कौन कौन जता रहा था? ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये सब हक जता रहे थे। जब इजिप्ट के लीडर ये थे गमाल अब्दुल नसीर, इन्होंने उसे नेशनलाइज घोषित कर दिया था सुएज कैनल को, कि अब हमारी कंट्री चलाएगी, हमारा स्टेट चलाएगा इसे, हमें किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहिए। पहले इसे ब्रिटेन और फ्रांस की एक कंपनी थी, उसके द्वारा इसमें से जो शिप्स वगैरह गुजरते थे उनकी देख रेख, उनसे टैक्स वसूलना, सब करना वो कंपनी करती थी। अब इन तीनों ने, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये सब ने अटैक कर दिया इजिप्ट पर। यूएसए को इंटरवीन करना पड़ा, और इंटरनेशनल जब प्रेशर पड़ा तो इनको हटना पड़ा, इन तीनों कंट्रीज को पीछे। ये दिखाता था कि ब्रिटिश और फ्रेंच ग्लोबल पावर अब नहीं रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ग्लोबल पावर बन गया था। एंग्री यंग मैन मूवमेंट, जो मेन कैरेक्टर है जिमी पोर्टर, वो एंग्री यंग मैन, और ये एंग्री यंग मैन एक मूवमेंट था फ्रस्ट्रेटेड यंग पीपल का उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इस टर्म का सिंपल सा मतलब है कि कुछ ऐसे लोग, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश राइटर्स थे वो खुद उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार्डशिप्स को फेस किया था। सारे यंग राइटर्स थे जो लिख रहे थे। ये हैं जॉन ऑसबर्न, एंड ही वाज बोर्न इन 1929, और 27 ईयर्स, क्या 26 और 27 ईयर्स जब ये प्ले लिखा गया तब इनकी एज थी। तो आप समझ रहे होंगे कि ही वॉज ऑल्सो क्वाइट यंग, और इसी एज का उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है, जिमी पोर्टर। तो जो राइटर्स लिख रहे थे ड्रामा, वो भी बहुत यंग थे। तो उन्होंने अपने समय के लोगों को दिखाया, इवन अपने आप को दिखाया, अगर मैं कहूं तो ये टर्म जो एंग्री यंग मैन है, ये दिखाया, यूज किया गया था टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स ऑफ द 1950s। क्योंकि ये राइटर्स खुद अपने आप सोसाइटी की वैल्यूज को क्रिटिसाइज करते थे। समाज में जो क्लास के आधार पर बटा हुआ था समाज, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे। अपने यहाँ की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते थे, अपने यहाँ की ट्रेडिशनल वैल्यूज को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए अपने ड्रामा में ये सारी चीजें दिखाई हैं इन्होंने। ये जो एंग्री यंग मैन टर्म है, ध्यान दीजिए, मोस्टली वर्किंग एंड मिडिल क्लास ब्रिटिश राइटर्स थे जो लिख रहे थे इस समय पर 1950s में, उनके लिए यूज होता है। उन्होंने कुछ ऐसे प्लेज लिखे, कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखे जिनमें समाज की फ्रस्ट्रेशन, समाज की समस्याएं दिखाई। इन राइटर्स में कौन कौन था? जॉन ऑसबर्न, किंग्सले एमिस, जॉन ब्रेन, एलन सिलिटो एंड जॉन बेन। ये फेमस ड्रामाटिस्ट हैं अपने समय के, पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं। ये जो टर्म है लुक बैक इन, ध्यान दीजिए, एंग्री यंग मैन, ये जो टर्म है एंग्री यंग मैन, ये सबसे पहली बार यूज किया था जॉर्ज फेरन ने, सबसे पहली बार। और कब यूज किया था? 1956 में, जॉन ऑसबर्न के इस ड्रामा को प्रमोट करने के लिए, कि इस ड्रामा में एंग्री यंग मैन का कंसेप्ट दिखाया है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो जॉर्ज फेरन इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये टर्म यूज किया, जैसे कहते हैं एंग्री यंग मैन। हालांकि ध्यान दीजिए, ये टर्म एंग्री यंग मैन एक बार पहले भी यूज हो चुका था, वो है लेज़ली पॉल। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1951 में, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था एंग्री यंग मैन। तो ऐसा कहा जाता है कि इस ऑटोबायोग्राफी से भी इंस्पायर्ड था ये टाइटल, इसलिए क्वाइंड बाय नहीं कहा गया कि जॉर्ज फेरन ने क्वाइन किया, नहीं, इन्होंने यूज किया फर्स्ट टाइम ड्रामा के फील्ड में। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस ड्रामा को पढ़ते समय। जॉन ऑसबर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉन ऑसबर्न जो हैं वो मोस्ट फेमस राइटर थे उस ग्रुप के जिसे एंग्री यंग मैन वाला ग्रुप कहा जाता है, और उन्होंने ड्रामा लिखा लुक बैक इन एंगर।
बाकी जो लोग थे इस ग्रुप के उनके नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सभी राइटर्स ने पोलाइट आर्टिफिशियल लिटरेचर को रिजेक्ट कर दिया कि उसमें हम नहीं लिखेंगे, और क्या दिखाएंगे, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को दिखाएंगे अपने ड्रामा में। इसीलिए उनकी राइटिंग्स में फोकस था एंगर पर, हर चीज के खिलाफ रिवोल्ट और समाज में हो रहे अन्याय को क्लियरली दिखाना। ये हैं जॉन ऑसबोर्न, ब्रिटिश राइटर हैं ये। जॉन ऑसबोर्न कब बॉर्न हुए, 19 दिसंबर 1929 लंदन में, इंग्लैंड में, और डेथ 1994 65 इयर्स की एज में। प्ले राइट भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। स्क्रीन राइटर का सिंपल सा मतलब होता है सीरियल्स और मूवीज वगैरह की स्क्रिप्ट लिखना, कहानी लिखना। एक्टिव कब से कब तक थे, 1950 से 1992 तक ये एक्टिव थे लिटरेचर की फील्ड में। किस किस तरीके का जॉनर दिखाया है ड्रामा में, सोशल रियलिज्म और किचन सिंक ड्रामा। एंग्री यंग मैन जो मूवमेंट था, जो राइटर्स दिखा रहे थे एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर्स, उसी मूवमेंट को बिलोंग करते हैं जॉन ऑसबर्न। उन्हें ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले थे, टोनी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड और बैफ्टा अवार्ड। ये इनकी स्पाउस हैं, पामिला लेन, मैरी और पेनिलोप, अर्थात 5 टाइम्स मैरिज की उन्होंने। ये 4 टाइम्स अनहैप्पी मैरिज थी। यहां पर कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट से जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में दिखाए हैं। तो ये जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ थी, इसको भी उन्होंने बहुत क्लियरली दिखाया है अपने इस प्ले में, लुक बैक इन एंगर में। जॉन ऑसबोर्न मैरिड 5 टाइम्स इन हिज लाइफ। उनकी फर्स्ट 4 मैरिजेस जो थी वो अनहैप्पी थी। उन्हें सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 1978 में जब उन्होंने हेलेन डॉसन से मैरिज की, द लास्ट वन, जब इनसे मैरिज की, तब जीवन के कुछ उन्होंने ऐसी राइटिंग्स की जो थोड़े से उनके हैप्पी एस्पेक्ट को दिखाती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये प्लेस है यहाँ पर रहने लगे थे वो। अब इन्होंने अपनी 2 ऑटोबायोग्राफीज लिखी यहाँ पर आकर। एक थी अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन 1981 में, दूसरा ऑलमोस्ट अ जेंटलमैन। इन दोनों का नाम सुनकर और टाइटल सुनकर लगता है कि हाँ, लाइफ में तो कुछ थोड़े इश्यूज रिजॉल्व हुए थे। एक बुक भी है इनकी, नॉन फिक्शनल बुक है जिसका नाम है डैम न्यू इंग्लैंड। ये 1994 में पब्लिश हुई, और उसी साल 1994 में 24 दिसंबर 1994 को 65 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। डायबिटीज से हेल्थ इनकी खराब हो गई थी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ध्यान दीजिए, इनकी चाइल्डहुड बहुत बेहतर नहीं था, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, क्योंकि ये भी पॉवर्टी में ही ग्रो किए थे, पॉवर्टी में ही पले बड़े थे। उनके फादर की डेथ हो जाने के बाद ऑसबोर्न उसमें बहुत छोटे थे और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी एजुकेशन भी पूरी तरीके से बेहतर नहीं रही। अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ छोड़ने के बाद बहुत सारी थिएटर कंपनीज में काम करना पड़ा। उनकी अनहैप्पी मैरिजेस थी पामिला लेन के साथ जो फर्स्ट वाइफ थी, और इसको उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है इस प्ले में, लुक बैक इन एंगर में। बहुत सारी इवेंट्स और इमोशंस इस प्ले में ऐसे हैं जो ऑसबर्न की रियल लाइफ को दिखाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को दिखाते हैं। इसीलिए इस नॉवेल को ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इस प्ले में। कैसे हैं? जिमी पोर्टर कोई और नहीं, देखा जाए तो जॉन ऑसबर्न खुद ही हैं। यही एज थी लगभग उनकी उस समय जो जिमी पोर्टर की एज रहती है 25 के अराउंड। जिमी की जो अनहैप्पी मैरिज है बिल्कुल वैसा ही दिखाती है जैसे जॉन ऑसबर्न की अपनी फील्ड मैरिजेस थी। जैसे वो क्रैम्प्ड फ्लैट में रहता है एक छोटे से कमरे में, टॉप फ्लोर पर, जहां बहुत सारे लोग एक उसमें छोटे कमरे में रहते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही लिविंग सर्कमस्टेंसेस को दिखाता है जिनमें जॉन ऑसबर्न खुद पले बड़े थे। जिमी की जो इमोशनल स्पीचेस रहती हैं लंबी लंबी अपने पापा की मौत के बाद, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे जॉन ऑसबर्न ने खुद एक्सपीरियंस की थी अपने फादर की डेथ पर। जिमी औरतों के लिए बड़ा क्रिटिसाइज करता है, एक तरीके से नफरत रखता है उनके मन में। यह सब बिल्कुल वैसा ही था, रिजल्ट था जैसे ऑसबर्न की ट्रबल्ड रिलेशनशिप थी अपनी 4 मैरिजेस में, 4 मैरिड वाइफ्स के साथ में अपनी मम्मी के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, अपनी वाइफ्स के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। और यही सब एक्सपीरियंसेस जिमी का कैरेक्टर दिखाता है
कि उसकी जो फीलिंग्स रहती हैं, जो आइडियाज रहते हैं, व्यूज रहते हैं वीमेन के बारे में, वो बेहतर नहीं है, वो क्रिटिसाइज करता रहता है उन्हें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जान लीजिए, उसके बाद में हम प्ले की या प्लॉट जो है वो डिस्कस करेंगे। जॉन ऑसबर्न ने लिखा है कि उन्होंने ये प्ले जो है लुक बैक इन एंगर केवल 17 डेज में लिखा था। जब ऑसबर्न जो थे एक टाउन में रह रहे थे और ये एक फोल्डिंग चेयर होती, इसमें बैठे रहते थे और रह खा रहे थे मोर कैंपियर। ये इंग्लैंड में समुद्र के किनारे एक टाउन है, यहां रह रहे थे। तब उन्होंने 17 डेज में ये प्ले लिखा है। 3 एक्ट्स का प्ले है ये प्ले ऑसबर्न की अपनी पर्सनल लाइफ पर बेस्ड है। ये उनकी अपनी अनहैप्पी मैरिजेस को दिखाता है। और जो पामेला लेन उनकी फर्स्ट वाइफ थी, वो एक्ट्रेस थी और उनकी लाइफ जो है एक छोटे से घर में गुजरी, जो क्राउडेड होम था उनका डर्बी में। बिल्कुल उन्हीं पर्सनल लाइफ को यहां दिखाया है ड्रामा में। इस ड्रामा में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो उनके पहले के जीवन के हैं, वो भी दिखाए हैं। उदाहरण के लिए, जब उनके फादर की डेथ हुई टॉमस की, जॉन ऑसबर्न के, तो उन्होंने एक लंबी सी स्पीच लिखी थी उस समय। उसी स्पीच को या वैसी ही स्पीच यहां जिमी देता है इस ड्रामा में। 1989 में जॉन ऑसबर्न ने सिक्वल भी लिखा लुक बैक इन एंगर का। लुक बैक इन एंगर आया 1956 में, लेकिन इसका सिक्वल भी लिखा गया 1989 में जॉन ऑसबर्न के द्वारा, और इसके सिक्वल का नाम था डेजा वू। ये फ्रेंच टाइटल है। डेजा वू का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि उसको देखते समय आपको ऐसा लगे ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, भले ही आपने पहले देखा हो या ना देखा हो। ये केवल फीलिंग है आपके ब्रेन की, जो डेजा वू वाला कंसेप्ट आपको बताती है। तो ये जो प्ले है डेजा वू, ये सबसे पहली बार 1992 में परफॉर्म हुआ। 89 में लिखा था, 92 में परफॉर्म हुआ। इसमें भी कैरेक्टर यही थे, जिमी पोर्टर, लेकिन जिमी पोर्टर का नाम बदलकर जेपी कर दिया था। अब एक मिडिल एजेड मैन था। मिडिल एजेड का मतलब सिंपल सा है, 65 ईयर्स के आसपास का, 60 ईयर्स के आसपास का एक पर्सन दिखाया है, जो अपनी बेटी के साथ रह रहा है, और बेटी का नाम है एलिशन। वो बहुत सारी शिकायतें हैं उसे अपने देश से। अपने एक उसका फ्रेंड भी है क्लिफ, जो अब ओल्ड हो गया है, क्योंकि इस ड्रामा में लुक बैक इन एंगर में भी उसका फ्रेंड रहता है क्लिफ। उसकी अपनी बेटी एलिशन जो है वो आयरनिंग कर रही है, प्रेस कर रही है कपड़ों पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस प्ले में उसकी जिमी की वाइफ कर रही होती है, कपड़ों पे प्रेस, आयरन कर रही होती है कपड़ों पे। ये प्ले सक्सेसफुल नहीं रहा, डेजा वू, जो कि सीक्वल था, और इसकी केवल 7 परफॉर्मेंस, 7 बार स्टेज पर, 7 वीक्स तक चला ये स्टेज पर। इसके बाद ये क्लोज कर दिया गया, फिर इसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। और ध्यान दीजिएगा, ये जॉन ऑसबर्न का लास्ट प्ले था, जो सीक्वल था लुक बैक इन एंगर का, नाम था डेजा वू। अब इस प्ले की सेटिंग पर आते हैं। लुक बैक इन एंगर की सेटिंग की बात करते हैं। जो पूरा प्ले है लुक बैक इन एंगर, ये केवल एक रूम की कहानी है। अब वो है क्रैम्ड, भीड़ भाड़ भरा हुआ, एट टॉप फ्लोर पर बना हुआ कमरा। और कहा? मिडलैंड्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जगह है मिडलैंड्स, बीच में सेंट्रल पार्ट है, ये देखिए आप, ये इंग्लैंड का पूरा है और ये मिडलैंड्स है। यहीं एक टाउन है बीच में कहीं, उसी की कहानी है यहां पर दिखाई। जो फर्नीचर दिखाया है वो बहुत सिंपल ओल्ड, इसमें बेड है, एक आयरन करने वाला बोर्ड है, टेबल है, स्टोव है, इतनी चीजें दिखाई गई। जो सेटिंग है वो दिखाती है बहुत क्लस्ट्रोफोबिक, भीड़ भाड़ भरा प्लेस, बहुत डल अनइंटरेस्टिंग सा, जहां कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। और ऐसी लाइफ कैरेक्टर्स की जो बहुत सफोकेटिंग है, क्योंकि भीड़ भाड़ भरी है, उनके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं है, तो दम घुटू तरीके की लाइफ है उनकी। ये दिखाती है इमोशनल टेंशंस परिवारों में, रिलेशंस में, और लैक ऑफ फ्रीडम इन देयर लाइफ्स। ये सब चीजें दिखाती है। स्टाइल और लैंग्वेज की बात करें, मैंने कहा था किचन सिंक रियलिज्म जो मूवमेंट था, इस तरीके के ड्रामा में लैंग्वेज जो थी वो रियलिस्टिक होती है, उन्हीं लोगों की लैंग्वेज होती है, जो लोग कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा, उसी रीजन की लैंग्वेज यूज होती है। तो ये ड्रामा लिखा गया है बहुत रियलिस्टिक प्रोज में। जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल सी है, डायरेक्ट है, और बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए गए हैं।
ऑसबर्न यूजेस एवरीडे स्पीच ताकि उनका ड्रामा रियलिस्टिक लगे, यथार्थवादी लगे, वैसा ही लगे जैसी भाषा हम लोग घरों में यूज करते हैं। जिमी का कैरेक्टर जो लैंग्वेज यूज करता है वो बहुत सरकास्टिक है, व्यंग करने वाली है। जो कहना चाहता है उसका मीनिंग उससे गहरा होता है, मीनिंग जस्ट अपोजिट होता है। मजाक बनाता है दूसरों की और हमेशा गुस्से में बोलता है। उसकी लंबी लंबी स्पीचेस को टायरेट्स कहा गया है। वो इस पूरे प्ले में डोमिनेट करती रहती हैं। दूसरे कैरेक्टर्स थोड़ा चुप रहते हैं। जो जिमी की इमोशनल पावर को दिखाता है कि उसके सामने कोई बोलता नहीं है ढंग से। इसमें दो वर्ड आए, एक सरकास्टिक आया, दूसरों की मजाक बनाना। जो आप बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट आपका मीनिंग हो, सब हंसें, ऐसी बात। और टायरेट्स का मतलब होता है लॉन्ग और एंग्री स्पीच, जहां आप दूसरों से शिकायत करते हैं, चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये इस तरीके की लंबी लंबी स्पीच दिखाती है आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपके एंगर और आपकी ओपिनियंस दूसरी चीजों के बारे में। इस ड्रामा में कुछ आयरनी और सिंबल्स के रूप में वर्ड्स आए हैं, क्योंकि जिमी का जो कैरेक्टर है वो जो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो वो जो भी कर रहा है, जो भी यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली समाज में जाकर समाज की वैल्यूज को अपोज नहीं कर रहा। वो बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करता है जो खुद में खुद एक सिंबल बन जाती हैं। जब चर्च की घंटियां बजती हैं तो उसे एकदम पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? कि उसे रिलीजियस एक्टिविटीज में एकदम पसंद नहीं। उसे लगता है लोग जो जाके सेक्रीफाइस करते हैं और चीजें चढ़ाते हैं, दान देते हैं, इन सब चीजों के लिए, कहता है ये सिर्फ दिखावा करते हैं। लोग उन्हीं चीजों का दान देते हैं, उन्हीं चीजों को केवल डोनेट करते हैं जाकर या सेक्रीफाइस करते हैं जो उनके लिए यूजलेस होती हैं, ऐसा कहता है। तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि जब वो घर में होता है, कमरे में चर्च की घंटियां बजती हैं, उसे एकदम अच्छा सा फील नहीं होता। तो ये अथॉरिटी ऑफ द चर्च को दिखाता है कि चर्च कितना पावरफुल था उस समय। और जिमी इन चीजों से एकदम नफरत करता था। उसे लगता था मेरे जीवन का जो शांति है उसको डिस्टर्ब कर रही है घंटियां। तो चर्च बेल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट मिडिल क्लास वैल्यूज को दिखाती हैं, जिससे जिमी हेट करता है और उसे लगता है कि लोग धर्म के उसमें फंसे हुए हैं। हेलेना ये बिलीव करती है, हेलेना उसकी वाइफ की फ्रेंड रहती है, वो इन धर्म की और इन सब चीजों में बिलीव करती है। ध्यान दीजिएगा, तो वो जिमी से बार बार कहती है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में और रिलीजन के बारे में अपने विचार देना बंद करिए, शांत रहा करिए। जब भी ये घंटियां बजती हैं तो उसे लगता है कि उसके जीवन में असंतोष फैला देती हैं, डिस्टर्बेंस फैला देती हैं। जिमी अपने कमरे में रहता है, अपना ट्रम्पेट बजाता रहता है, जैज म्यूजिक होता है तो ट्रम्पेट बजाता रहता है, एक तरीके का बिगुल होता है। और ये उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा है जिसको बजाता है दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे उसकी लाइफ डिस्टर्ब है, ऐसी ट्रम्पेट जोर जोर से बजाता है ताकि बाकी लोग परेशान नहीं। तो जिमी का जो ट्रम्पेट है वो उसका रिबेलियन, विद्रोह है, प्रोटेस्ट है सोसाइटी के खिलाफ। वो कोशिश करता है दूसरों को परेशान करे। वो समाज में कुछ बदलाव नहीं ला सकता है, तो वो क्या करता है, इसी को बजाता है ताकि दूसरे जो हैं वो एनवाइड रहें, परेशान रहें। वो पाइप भी पीता है, सिगार वगैरह भी खूब पीता है। वो दूसरों की लाइफ को डोमिनेट और डिस्टर्ब करना चाहता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर एंड द स्क्वेरल गेम, जो जिमी और उसकी वाइफ एलिशन दोनों मिलकर प्ले करते हैं। जीवन बहुत बोर है उनका, जीवन में क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं आपस में। जिमी हर समय टॉन्ट्स कसता रहता है उसके एलिशन के पापा पर, मम्मी पर और एलिशन पर खुद, क्योंकि एलिशन अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है और जिमी लेबर क्लास को। तो वो टॉन्ट कसता रहता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो रिवेंज ले रहा है अपना अपर मिडिल क्लास से। लेकिन जब वो दोनों रहते हैं घर में तो वो एक खेल खेलते हैं जो एक सिंबल के रूप में दिखाया है इसमें, बेयर एंड स्क्वायरल गेम। जिमी बेयर बनता है और जो एलिशन है वो स्क्वायरल बनती है। वो उसे ब्यूटीफुल प्रिटी स्क्वायरल कहता है, अब वो उसे बेयर कहती है। ये जो गेम है ये सिंबलाइज करता है कि जिमी और एलिशन अपनी बोर लाइफ से, परेशानियों भरी जिंदगी से कुछ पल के लिए बचना चाहते हैं। जीवन की रियलिटीज से और इमोशनल तकलीफें जो आपस में हैं, रिलेशन अच्छे ना होने से, उससे बचना चाहते हैं, तब ये गेम खेलते हैं, बेयर एंड द स्क्वायरल। जिमी बेयर बनता है और एलिशन स्क्वायरल बनती है। जिमी न्यूज़पेपर्स पढ़ता है और न्यूज़पेपर्स में जितनी सारी चीज़ें लिखी है ना, बहुत कमेंट करता है उन सब पे, और ये दिखाता है कि जिमी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, इसलिए न्यूज़पेपर एक सिंबल के रूप में काम करते हैं।
उसकी विश है कि वो इंटेलेक्चुअल दिखे दूसरों के सामने। अपनी वाइफ की भी मजाक बनाता है, कहता है इसमें देखो फ्रेंच में ये लिखा हुआ है, तुम्हें फ्रेंच नहीं आती हो। और वो दूसरों से अपने को सुपीरियर दिखाता है, इसलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े रहते हैं, उनको वो पढ़ता रहता है। जिमी का पाइप जो सिगार वो पीता है, वो भी एक सिंबल के रूप में है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं इस ड्रामा के, उसके बाद प्लॉट डिस्कस करेंगे। एक एक चीज, जितनी चीजें जरूरी हैं इस ड्रामा से रिलेटेड, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जिमी पोर्टर इस ड्रामा का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस ड्रामा का, और उसकी एज 25 ईयर्स के आसपास है। वही एंग्री यंग मैन है इस ड्रामा का। बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, और वर्किंग क्लास को बिलोंग करता है। क्लास का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक अपर क्लास हो गई, एक मिडिल क्लास हो गई, और एक लेबर क्लास हो गई, जो वर्किंग क्लास कहते हैं। तो जिमी वर्किंग क्लास लोअर लेवल को बिलोंग करता है। उसकी वाइफ एलिशन, जिससे वो मैरिज करता है, वो अपर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास से भी थोड़ा अपर है, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। तो ये क्लास डिफरेंस दोनों में रहता है। वह अक्सर घर में खूब गुस्से से बोलता है, जोर से, और रिच अपर क्लास जो है ना, उसकी खूब मजाक बनाता है, उनको खूब क्रिटिसाइज करता है, गुस्सा करता है। अपनी वाइफ एलिशन पर भी गुस्सा करता है। और बाद में एक लड़की घर में आती है जो एलिशन की फ्रेंड रहती है, हेलेना, उस पर भी खूब गुस्सा करता है। क्योंकि जिमी बॉर्न हुआ है वर्किंग क्लास में, पढ़ा लिखा है, और उसका फ्रेंड भी है क्लिफ। क्लिफ की भी मजाक बनाता है, उसको अनपढ़ भी बोलता है कई बार। जिमी को फ्रस्ट्रेटेड फील होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसकी एजुकेशन की वजह से उसके जीवन में क्लास पोजीशन चेंज नहीं हुई। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूरोप वगैरह में जो क्लास वाली पोजीशन है, वहां आप पैसे इकोनॉमी का आधार पर लेबर क्लास से मिडिल क्लास में जा सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप अपर क्लास में भी जा सकते हैं। तो जिमी को भी यही उम्मीद थी कि ये एजुकेशन उसकी क्लास को चेंज करेगी। भले ही वो बॉर्न हुआ है वर्किंग क्लास में, लेकिन वो अपर क्लास में, और हाईएस्ट जो अपेस्ट क्लास है उसमें वो जरूर जाएगा, उसे नौकरी मिलेगी, वो जीवन में तरक्की करेगा। ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड। अब वो करता क्या है, इस ड्रामा में दिखाया है, वो एक कन्फेक्शनरी स्वीट स्टॉल चलाता है, दुकान चलाता है, जो स्वीट और कन्फेक्शनरी वाली है। मीनिंग आप समझ रहे होंगे। अब इसी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसे लगता है कि वो इन चीजों के लिए बॉर्न नहीं हुआ है, मजबूरी बस करना पड़ रहा है उसे, क्योंकि उसकी जो एबिलिटीज है, पढ़ाई लिखाई है, उससे वो दुकान और दुकान वाला काम मैच नहीं करता। ही इज ए मिक्स ऑफ काइंडनेस एंड क्रूएलिटी। हम अक्सर क्रूएलिटी ही देखते हैं उसका व्यवहार में, ये कभी कभी झलकता है। वह लोगों को अपने से दूर भगाता रहता है। ऑनेस्टी और एंगर उसके मन में बहुत है। वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और अपने जीवन से नाखुश है, अकेला महसूस करता है। लेकिन वो इस दुनिया में, पोस्ट वॉर जो इंग्लैंड है, उसमें अपने आप को पावरलेस फील करता है। इसीलिए वो अपनी वाइफ और जो घर में लोग रहते हैं, उसके फ्रेंड वगैरह, उन पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उन पर टेक आउट करता है, उन्हीं पर निकालता है। ये एलिशन पोर्टर है, जिमी की वाइफ, और ये अपर क्लास को बिलोंग करती है। हालांकि अपर मिडिल क्लास वर्ड लिखा है इसमें, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। वो 25 ईयर्स की है। सी इज अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास में और अपर क्लास में बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ रहता है। वो भी 25 ईयर्स की है। सी इज अट्रैक्टेड टू जिमीज एनर्जी। उसने मैरिज जिमी से इसलिए की थी, उसे लगता था जिमी का करियर वगैरह सब अच्छे से रहेगा, ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। और जिमी ने जब उसको देखा था तो उससे अट्रैक्टेड हो गया था उसकी तरफ। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और एलिशन के पेरेंट्स जो थे, मम्मी स्पेशली मैं कहूँ, तो वो रेडी नहीं थी जिमी से मैरिज करने के लिए, अपने लोअर क्लास के पर्सन से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। तो जिमी के मन में आज भी गुस्सा है मैरिज के बाद, वो सबकी मजाक बनाता है। लेकिन अब वो थक गई है। एलिशन कांस्टेंट फाइट, घर में हस्बैंड से लगातार अनमन रहती है। जिमी को लगता है सी इज टू काम, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात से, कोई शिकायत ही नहीं है इनके मन में, किसी की कंप्लेन ही नहीं करती।
वेरी मच अनएक्साइटेड, रिलैक्स ऑल टाइम, न्यूट्रल। पापा कहते हैं उसके, एलिशन के पापा कहते हैं तुम बहुत न्यूट्रल हो, कोई भी एक साइड में नहीं हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करती। अब एलिशन को लगता है कि वो फंस गई है अपनी, उसका पालन पोषण एक अच्छे घर में हुआ है और जिमी वर्किंग क्लास का है, तो इन दोनों क्लास के बीच वो फंस गई है। एलिशन जिमी को कुछ समय के लिए छोड़ के भी चली जाती है जब वो नाराज हो जाती है बहुत ज़्यादा जिमी के व्यवहार से, लेकिन बाद में वापस आ जाती है। जब वो प्रेग्नेंट रहती है जाते समय, लेकिन जब लौट कर आती है तो उसका बेबी अब नहीं है, मिसकैरेज हो जाता है उसके साथ। ये जो मिसकैरेज वाला पेन है अब उसे बदल देता है एलिशन को। अब वो थोड़ी ओपन हो जाती है और जिमी की जो इंटेंस इमोशंस उनको एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी गलतियां मान लेती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लिफ लिविस। ये फ्रेंड है जिमी के। क्लिफ लिविस एक बहुत ही काइंड मैन है, ये भी वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के हैं। वो गुड फ्रेंड और रूममेट साथ में रहते हैं जिमी और एलिशन के। इनका बेडरूम अलग है, बाकी साथ ही रहते हैं जिमी और एलिशन के। वह उनके साथ रहता है और मदद करता है कि उनका रिलेशनशिप आपस में अच्छा चले। क्लिफ बहुत इजी गोइंग, बहुत लविंग पर्सन रहता है, उसका व्यवहार बहुत डिसेंट रहता है, बहुत रिलैक्स रहता है और नेचुरल इंटेलिजेंस उसके पास। ज्ञान है पर ज्ञान किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। वह और एलिशन बहुत क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप रहती, बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं दोनों, दिखाया भी है उसमें, कुछ लाइंस भी हैं। लेकिन वो रिलेशनशिप उन दोनों की पैशनेट नहीं है, वो वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है, लव वाली और इमोशनल वाली, एज ए फ्रेंड वाली ट्रू फीलिंग्स हैं उनके बीच में। बाद में क्लिफ उन दोनों को छोड़ के जाने का प्लान बना लेता है, अपनी लाइफ अलग तरीके से जीने का। वो जिमी और एलिशन से अलग चला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेलेना चार्ल्स। ये वही फ्रेंड है जिमी की वाइफ की, एलिशन की, जो उनके साथ रहने आती है। ये अपर क्लास को बिलोंग करती है क्योंकि उसी के फ्रेंड है एलिशन की, और वो एक्ट्रेस रहती है। ये हेलेना एक्ट्रेस रहती है। सी कम्स टू स्टे विद जिमी और एलिशन के साथ रहने आती है। फोन कॉल करती है कि हमें तुम्हारे साथ रुकना है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो एक प्ले में एक्ट कर रही होती है इसलिए। जब वो आके देखती है ना हेलेना कि एलिशन की और जिमी की लाइफ ऐसी है, तो वो एलिशन से कहती तुम इसके साथ कैसे मैनेज कर रही। वो एलिशन के फादर को टेलीग्राम कर देती है, एलिशन को बाद में बताती है। एलिशन के पापा आ जाते हैं और एलिशन अपने पापा के साथ चली जाती है। तो जब एलिशन चली जाती है जिमी को छोड़ के, तब हेलेना को मौका मिल जाता है। सी हैज एन अफेयर विद जिमी, वे जिमी के साथ एक अफेयर में पड़ जाती है। सी हैज अ स्ट्रॉन्ग कमांडिंग पर्सनैलिटी, जिसके सामने मैन भी नर्वस फील करें, ऐसी पर्सनैलिटी है उसकी। हेलेना मिडिल क्लास मॉरल्स को फॉलो करती है। ये मिडिल क्लास मॉरल्स का मतलब है सिंपल कि हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत केयरफुल रहेगा, फेथफुल रहेगा, वाइफ हस्बैंड के लिए बहुत रहेगी, बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत केयरफुल रहेंगे। समझ रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास मॉरल्स हैं। बाद में वो जिमी को छोड़कर भी चली जाती है। ये मिडिल क्लास मॉरल्स के बारे में लिखा है। ये कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं गुड बिहेवियर वाले, खूब मेहनत करनी है, सबका सम्मान करना है, सभी रूल्स को फॉलो करना है, सभी की केयर करना है, फैमिली में अच्छे मैनर्स रखने हैं, रेपुटेशन गेन करनी है, यही मिडिल क्लास मॉरल्स होते हैं। कोलोनल रेडफॉर्न, ये एलिशन के पापा हैं, जो मिलिट्री को बिलोंग करते हैं। इंडिया में पहले मिलिट्री के ऑफिसर थे, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन था तब की बात है, जब इंडिया फ्री नहीं हुआ था तब की। तो कोलोनल रेडफॉर्न जो है एलिशन के फादर हैं और फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हैं, जो इंडिया में 1947 से पहले जॉब करते थे। मिलिट्री ऑफिसर हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत काइंड हैं और उनका बड़ा मन है कि लोग उनका सम्मान करें। जब इंडिया फ्री हो जाता है, जब इंडिया से वो चले गए वापस, तो अब वो जॉब में नहीं हैं, अब वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है उनकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई रैंक नहीं है उनकी, और अब उन्हें थोड़ा सा उनकी जो अथॉरिटी है उसको कोई सम्मान नहीं देता है, क्योंकि अब वो किसी पद पर नहीं है। जिमी को ऐसा लगता है कि कोलोनल हमेशा अपने अतीत के सपनों में डूबे रहते हैं, और कोलोनल मानते भी हैं कि उनका अतीत बहुत अच्छा था, पहले की यादें उन्हें रहती हैं उनके मन में हमेशा।
वो एलिशन को लेने आते हैं और एलिशन जिमी को छोड़कर जाए उसको लेकर चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है, देखते हैं ये पापा, कि जिमी और एलिशन जो है एक दूसरे के लिए इमोशनल कभी नहीं होते, एक दूसरे से इमोशंस अपनी शेयर नहीं करते हैं। और ये चीज़ उन्हें खराब लगती है कि इन हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़े रिलेशंस बेहतर नहीं हैं। ये ह्यू टैनर हैं, ह्यू टैनर, ये जिमी का फ्रेंड है। और जब जिमी की मैरिज हुई थी एलिशन के साथ, तो चूंकि वो वर्किंग क्लास को थे, उनके पास रहने की कहीं जगह नहीं थी, तो ह्यू टैनर के ही घर में जाके रहते हैं दोनों। ये जिमी का फ्रेंड है, उसने एलिशन और जिमी की हेल्प की थी मैरिज के शुरुआती समय में। वो जिमी का पार्टनर था when they played tricks on Alicia's upper class friends and fancy parties। इसमें होता क्या था कि जब उनकी मैरिज होती है तो एलिशन जो है, जिमी और जिमी का ये फ्रेंड दोनों, ये एलिशन के रिलेटिव्स के यहाँ जो पार्टियां हुआ करती थी वहां जाते थे, खूब मस्ती करते थे और जाकर कुछ ट्रिक्स प्ले किया करते थे और उनके यहाँ जाके पार्टी उड़ाया करते थे, मस्ती किया करते थे और उनके यहाँ जाके खाना खाया करते थे। मेन मतलब यही है। जब एलिशन को पता लगता है कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं दोनों, तो बहुत नाराज होती है। जिमी ने देखा है अपने इस फ्रेंड ह्यू टैनर के लिए हमेशा एक मददगार के रूप में। जब भी उसके मन में फाइट होती है क्लास को लेकर, कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जब डिस्कशन या डिबेट होती है, तो ये ह्यू टैनर हमेशा जिमी का साथ देता था। बाद में ह्यू जो है चाइना चला जाता है एक नॉवेल लिखने के लिए, और जिमी को लगता है कि उसका फ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है। वह बहुत नाराज भी होता है जब ह्यूज अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है, तो क्योंकि ह्यू की माँ भी होती है, वो वहीं रह जाती है लंदन में ही। मिसेस टैनर उनका नाम होता है। अब ये बात दिखाती है कि जिमी वास्तव में उसके मन में इमोशंस थी, ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, क्योंकि उसे एकदम पसंद नहीं आया ह्यू अपनी माँ को छोड़कर चला जाए। ये दिखाता है जिमी के मन में अपने देश के प्रति लगाव भी था, वो देश को छोड़ना और देश को छोड़कर कहीं और जाने को पसंद नहीं करता था, जो ह्यू ने किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिसेस टैनर, ये ह्यू टैनर की मम्मी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। मिसेस टैनर जो ह्यू टैनर की मदर हैं, इनको ह्यूज मम कह के बुलाता है जिमी। इन्होंने जिमी की बहुत मदद की थी उसकी स्वीट वाली स्टॉल, जो कन्फेक्शनरी वाली दुकान है, उसको लगवाने में। जिमी बहुत परवाह करता है, प्यार करता है मिसेस टैनर को, क्योंकि ये उसके अपनी ही क्लास को बिलोंग करती है। लेकिन एलिशन को पसंद नहीं है। लेकिन एलिशन को हमेशा ऐसा लगता है कि जिमी उनको पसंद करता है, इसलिए क्योंकि वो लोअर क्लास की हैं, उसकी अपनी क्लास की हैं, इसीलिए। ड्रामा के मिडिल में मिसेस टैनर को एक स्ट्रोक पड़ जाता है, दौरा वगैरह पड़ जाता है, दिल का दौरा वगैरह। तो जिमी जाता है, जिमी के पास टेलीग्राम आता है और जिमी जाता है हॉस्पिटल में विजिट करने उनके पास। कई दिनों तक, कई घंटे ऐसा उनके पास बिस्तर पे बैठा रहता है उनके किनारे। जिमी अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाता है और अपनी कमजोरी की, वो वीक है, उसके मन में भी दया है, दिखाता है। जब एलिशन से कहता है कि एलिशन तुम भी चलो मेरे साथ में, ये दिखाता है कि जिमी वास्तव में एक ऑनेस्ट और इमोशनली ओपन रहता है, पर्सन रहता है। लेकिन एलिशन मना कर देती है, उसे एकदम लगाव नहीं होता है उनसे, मिसेस टैनर से। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, और घर छोड़कर चली जाती है अपने पापा के साथ। जिमी बहुत परेशान होता है कि एलिशन मिसेस टैनर के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती, सिर्फ इसलिए ये क्लास की नहीं है, ये लोअर क्लास की हैं, इसलिए उसे लगता है एलिशन इनको पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि सोसाइटी अक्सर मानवता वाले गुणों को इग्नोर कर देती है, जब वर्किंग क्लास पीपल के लिए जरूरत की बात आती है तो ये अपर क्लास के लोग जो है मदद नहीं करने आते। एलिशन और दूसरे लोग का व्यवहार जो मिसेस टैनर के प्रति रहता है, वो इस बात का उदाहरण है, ऐसा जिमी फील करता है। अब ये ड्रामा स्टार्ट होता है, आपका लुक बैक इन एंगर। आपने सारी चीजें जान ली इस प्ले से जुड़ी हुई। टाइम राइटर ने लिखा है प्रेजेंट टाइम है, जब भी आप इसे पढ़ रहे हैं मान लीजिए उसी समय की बात है, या राइटर कहता है ये हमारे समय की बात है। अब आप समझ आइए, कहता है ये हमारे समय की बात है, जब मैं लिख रहा हूं बस इसी समय की बात है, द प्रेजेंट। पहला एक्ट जो है वो अप्रैल संडे आफ्टरनून, ये कहानी है। अप्रैल का मंथ है, संडे का डे है, टाइम है आफ्टरनून। इसमें कोई सीन नहीं है, एक ही सीन है, वो कमरे का है जिमी के।
एक्ट 2 जो है उसमें 2 सीन्स हैं, सीन 1 और सीन 2। अप्रैल 2 वीक्स लेटर का सीन है सीन 1 और इसके नेक्स्ट इवनिंग का सीन है सीन 2। फिर एक्ट 3 जो है वो कई महीनों के बाद, इसके गैप है यहां पर, कई महीनों के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन एक्ट 3 का जो सीन 2 है इसके कुछ ही मिनट के बाद स्टार्ट होता है। तो ये सेटिंग है इस प्ले की, जो आप समझ गए होंगे। अब मैं एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 की समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्ट 1 की सेटिंग है पोर्टर्स, जिमी पोर्टर और एलिशन पोर्टर जो हैं उनका 1 रूम फ्लैट है, जो कहाँ है, मिडलैंड टाउन में है, इंग्लैंड में। और टाइम है अर्ली इवनिंग, अप्रैल में, अर्थात आफ्टरनून कहा है। जिमी एंड एलिशन हैव बीन मैरिड फॉर 4 years। अब इनकी मैरिज को 4 साल हो गए हैं जब कहानी स्टार्ट होती है। तो और कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से टॉप फ्लोर पे कमरा है इनका, मिडलैंड्स में, इंग्लैंड में। जिमी पोर्टर वहां रहता है अपनी वाइफ एलिशन के साथ और अपने फ्रेंड के साथ, और बिजनेस पार्टनर भी है क्लिफ उसकी दुकान में, जिसका नाम है क्लिफ लीविश। उसका बेडरूम बस सेपरेट है। ये स्टोरी जो है आगे बढ़ती रहती है और जिमी की एंग्री स्पीचेस दिखाई गई हैं इसमें, बाहर की घटनाएं नहीं दिखाई गई हैं। प्ले जब ओपन होता है तब एलिशन जो है कपड़ों पे प्रेस कर रही है, जबकि जिमी और क्लिफ जो हैं दोनों न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं संडे वाले। जिमी को बहुत सारी शिकायतें हैं कि वहाँ बुक रिव्यू छपे हुए हैं फ्रेंच में, और एलिशन की मजाक बनाते हुए कहता है शायद तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये दिखाता है कि जिमी के मन में कितना गुस्सा है कि लोग जो लेजी रहते हैं, पैसिव रहते हैं, जिन्हें समाज के बारे में जागरूकता नहीं है, समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उन सबकी मजाक बनाता है, स्पेशली अपनी बीवी की। वो एलिशन की आलोचना करता है कि वो कुछ सोचती ही नहीं, किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन ही नहीं है उसकी। फिर मॉक करता रहता है, मजाक बनाता रहता है अपने फ्रेंड क्लिफ की, कहता तुम तो एकदम अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हो। लेकिन क्लिफ बुरा नहीं मानता, हंसकर टाल देता है उसकी बात को। जिमी को लगता है कि मेरा जो यंग एज है वो गुजर रही है, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड जो है हैज लॉस्ट इट्स सोल। अब इंग्लैंड में जो ट्रू वैल्यूज हैं, जो पहचान थी पहले इंग्लैंड की, अब वो नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड अब वर्ल्ड पावर नहीं रहा था। कहता है अब तो हम रह रहे हैं द अमेरिकन एज, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर के रूप में आ गया है। अब तो सब कुछ अमेरिकन कल्चर के हिसाब से ही चल रहा है। अमेरिकन कल्चर कहता है सक्सेस, मनी, पर्सनल अचीवमेंट, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिमी मजाक बनाता है एलिशन के भाई का भी, नाइजल नाम रहता है उसका। अब वो बहुत रिच है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। एलिशन को कहता है लेडी प्यूसिलैनिमस। कौन कहता है? जिमी कहता है, ये कह के चढ़ाता है। ध्यान दीजिए, ये लेडी प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है, ये एक इंसल्ट के रूप में बोला जाने वाला वर्ड है, और इसका मतलब होता है एक ऐसी वुमन जो कमजोर होती है, कायर होती है और साहस की कमी होती है। तो ऐसा जिमी एलिशन को कहता है। और ये प्यूसिलैनिमस वर्ड का मतलब होता है नॉट ब्रेव, आसानी से डर जाने वाला व्यक्ति। तो ऐसा कहता है वो अपनी वाइफ के लिए। He complains about noise from Elysian ironing। ध्यान दीजिए, उसके मन में गुस्सा इतना ज्यादा है, एंगर इतना ज्यादा है कि छोटी छोटी आवाजों पर भी वो चिढ़ जाता है। एलिशन आयरन कर रही होती है कपड़ों पर, और आयरन करने से जो आवाज आ रही होती है उस आवाज से भी वो चिढ़ने लगता है, शिकायत करता है कैसे प्रेस कर रही है। और जो क्लिफ है उसका फ्रेंड पास में बैठा हुआ, वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। वो न्यूज़पेपर को जब टर्न करता है, उनके पेजेस को टर्न करता है, तो जो रसलिंग की आवाज आती है पेपर की आपस में रगड़ने की, उसकी भी, उस आवाज से भी उसे गुस्सा आता है। अब वो सब की बुराई करता है, एलिशन की बुराई करता है, अपनी लैंडलेडी जो मकान मालकिन है मिसेस डरी, उनकी भी बुराई करता है। तभी क्या होता है कि जो एलिशन है उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, वो प्रेस वगैरह से बर्न हो जाती है, और जिमी उठकर बाहर चला जाता है कमरे के। क्लिफ एलिशन की हेल्प करता है, और ये दिखाता है, वो बताती है क्लिफ के लिए, शेयर करती है क्लिफ से, कहती आई एम प्रेग्नेंट नाउ, लेकिन मैं जिमी को नहीं बता सकती, उसे डर है इस बात का।
जब जिमी लौट कर आता है बाद में, तो जिमी और वो दोनों लोग आपस में बहुत अफेक्शन दिखाते हैं एक दूसरे के लिए और एक गेम प्ले करते हैं, बेयर एंड स्क्वेरल। ये वही गेम है जिसकी बात मैंने कही थी, जो जीवन के बोर्डम से बचने के लिए दोनों प्ले करते हैं। दोनों एनिमल अपने आप को कंसीडर करते हैं और ह्यूमन लाइफ की जो सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं उससे थोड़ी देर के लिए रिलीव्ड फील करते हैं। उनकी इंटीमेसी जो है तभी इंटरप्ट हो जाती है। एलिशन बताती है, आकर उसको एक कॉल आता है, फोन कॉल, और फोन कॉल में बताया जाता है हेलेना का, चार्ल्स का कॉल रहता है। वो कहती है हम आपके घर आने वाले हैं, वहीं स्टे करेंगे। तो वो बताती है कि उसकी फ्रेंड हेलेना चार्ल्स जो है, जो इस समय एक्ट्रेस है, एक प्ले में काम कर रही है, वो उसके साथ कुछ दिन आके रुकेगी क्योंकि यहाँ थिएटर में उसका कुछ काम है। जिमी बहुत हार्शेस्ट स्पीच यूज करता है कि उसे हेलेना एकदम पसंद नहीं थी, उसे हेलेना एकदम पसंद नहीं थी। वो कहता है एलिशन में नेवर ट्रूली सफर इनफ टू बिकम फुली ह्यूमन। कहती है एलिशन तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे क्योंकि तुमने जीवन में तकलीफें देखी ही नहीं है। और कहता है यू विल ऑलवेज गो ऑन स्लीपिंग, बस ऐसे ही सोती रहोगी, पड़ी रहोगी हमेशा, एंड डिवोरिंग अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ मी, और मुझे खा जाओगी एक दिन। ऐसा कहता है। उसे लगता है जीवन में तरक्की करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए सफरिंग से और स्ट्रगल से गुजरना बहुत जरूरी है, जिमी को लगता है। ये जो बेयर एंड स्क्वेरल गेम है जो जिमी और एलिशन मिलकर प्ले करते हैं, वो अपने जीवन की समस्याएं, तकलीफें, लड़ाई, समाज की समस्याएं, क्लास वाले इश्यूज, इनसे थोड़ी देर के लिए बच पाते हैं इस गेम को खेलकर। वो महसूस करते हैं कि दे आर एनिमल्स, तो अपने सामाजिक रूल्स और ये सब भूल जाते हैं और चाइल्ड लाइक लव को फील करते हैं एक दूसरे के साथ में। ये जो एनिमल्स के कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं दोनों, ये दिखाता है उनका इनोसेंट अफेक्शन। दे वॉन्ट, जो वो चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये जीवन के स्ट्रगल ने उनके जीवन को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है और उनके रिलेशनशिप को बहुत टेंस कर दिया है। इससे बच पाते हैं इस गेम के द्वारा। अब एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है 2 वीक के बाद। इवनिंग का समय है। हेलेना और एलिशन, एलिशन जिमी की वाइफ और उसकी फ्रेंड एलिशन की हेलेना, दोनों चर्च जाने को तैयार होते हैं। जिमी को एकदम पसंद नहीं है ये चर्च जाना और ये सब करना। वो अपना जैज ट्रम्पेट बजा रहा होता है क्लिफ के रूम में बैठकर। एलिशन अपनी फ्रेंड हेलेना से बात करती है और डिस्कस करती है कि अब वो अपर क्लास वर्ल्ड से कट ऑफ हो गई है। वहां के रिश्तेदारों से, वहां के फ्रेंड से अब उसका कोई संपर्क नहीं रहा है। और वो ये भी बताती है अपनी फ्रेंड हेलेना के लिए कि मैंने अब तक जिमी को नहीं बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जिमी लगातार बातें करता रहता है बैठे बैठे घर में, और किस चीज को क्रिटिसाइज करता है? इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करता है। इस्टेब्लिश का मतलब सरकार, वो पावरफुल पीपल जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, समाज में हैं, उनको क्रिटिसाइज करता रहता है। और एलिशन की मदर को भी क्रिटिसाइज करता है क्योंकि एलिशन की मदर जो थी वो फेवर में नहीं थी मैरिज के जिमी के साथ, इसलिए उनको भी क्रिटिसाइज करता रहता है। वो कहता रहता है कि उसने अपने पापा की बहुत केयर की जब मेरे पापा बीमार थे, और उनके अर्ली डेथ की वजह से मैं जीवन में कुछ अच्छा पा नहीं पाया। मेरा जीवन बहुत तकलीफों से गुजरा और मैंने एंग्री होना सीख लिया। मेरा जीवन ऐसा हो गया, मैं एंग्री यंग मैन बन गया। मैं हेल्पलेस फील करता हूं उन जीवन की समस्याएं जो मैंने फेस की हैं अपने जीवन में। हेलेना जो है, जब एलिशन की ऐसा जीवन देखती है, ऐसी तकलीफों भरी लाइफ देखती है, तो वो जाती है और एलिशन के फादर को एक टेलीग्राम भेज देती है। और एलिशन के पापा का नाम है कोलोनल रेडफोर्ड, और उनसे कहती है कि आप आओ, अपनी बेटी को यहां से ले जाओ, ये नर्क भरी लाइफ है। बाद में एलिशन को बताती है और एलिशन जो है कहती चलो ठीक है, लेटर भेज दिया है तो कोई बात नहीं। जिमी को पता लगता है तभी बाद में कि जो ह्यू है, उसका फ्रेंड जो चाइना चला गया था, उसकी मम्मा बीमार हो गई है, जिसने बहुत मदद की थी उनकी वो स्वीट वाला स्टॉल चलाने में, बिजनेस चलाने में, उन्हें स्ट्रोक पड़ गया है। तभी तुरंत तैयार होता है, कहता है मुझे लंदन जाना है। अपनी वाइफ एलिशन से कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है, कहती मैं हेलेना के साथ रहूंगी यहां पर। नेक्स्ट इवनिंग, एक्ट 2 सीन 2। नेक्स्ट इवनिंग का सीन है, पापा लेने आ जाते हैं एलिशन को। जो कोलोनल रेडफोर्ड हैं, उन्होंने 1947 तक अपनी सर्विसेज इंडिया में दी हैं मिलिट्री में। उन्हें बड़ा आदत है कि लोग उनका सम्मान करें,
लेकिन अब वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस मॉडर्न इंग्लैंड में, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, पोजीशन नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वो कुछ पॉइंट्स नोटिस करते हैं जिमी के घर में, उन्हें थोड़ी सिंपैथी भी फील होती है एलिशन के साथ। कहते हैं मेरी समझ में आता है कभी कभी कि तुम्हारी माँ ने क्यों रोकने की कोशिश की थी कि तुम इस शादी को ना करो। उन्हें यह भी महसूस होता है कि जिमी और एलिशन जो हैं आपस में इमोशंस नहीं दिखाते हैं, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। यह भी समझ में आता है उनके। ध्यान दीजिए, जब फादर और बेटी एलिशन के पापा घर से जाने वाले होते हैं, हेलेना भी उनके साथ जाने वाली होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हेलेना ये डिसाइड करती है कि आप लोग जाओ, मैं कल जाऊंगी, मुझे एक ऑडिशन और देना है, तो मैं आज की रात यहां रुक जाती। एलिशन और उसके फादर चले जाते हैं। क्लिफ भी वहां से उठकर चला जाता है। हेलेना बिस्तर पर लेट जाती है और नोटिस करती है वही बेयर जो कि वो गेम में प्ले करते हैं, बेयर एंड स्क्वायरल में बेयर पड़ा हुआ है। जिमी आता है कमरे में और एलिशन जो है हेलेना को एक लेटर देकर गई है कि जिमी को दे देना। हेलेना जिमी को लेटर देता है। जब जिमी वो लेटर पढ़ता है, एलिशन का लेटर, तो वो क्रिटिसाइज करने लगता है इंस्टीड ऑफ ऑनेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स। क्रिटिसाइज करना लगता है उसको कि वो कभी नहीं समझेगी और इन सब चीजों की, क्योंकि जिमी लौटकर कहां से आया है, वो अपने फ्रेंड ह्यू की मम्मी को देख कर आया है और उसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब हेलेना बताती है जिमी के लिए कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब वो कोई मर्सी नहीं दिखाता, क्योंकि वो ह्यू की मदर को उसने मरते हुए देखा है, तो उसके मन में ऐसी फीलिंग्स अभी आ ही नहीं रही है मर्सी वाली। वो जीवन से बहुत परेशान है। जिमी हेलेना से कहता यू आर इविल माइंडेड वर्जिन, वो फ्रेंड से। और इसकी वजह से ध्यान दीजिएगा, हेलेना जो है एक स्लैप मार देती है जिमी को पलटकर। इन ए मोमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी जिमी रोने लगता है। तभी हेलेना जो है उसे किस करती है और पैशनेटली किस करती है उसे। एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट होता है। कई महीनों के बाद में संडे इवनिंग है। अब जो समय है वो संडे का इवनिंग का है और कई महीने भी बीत चुके हैं उस स्लैब के और उसके बदले में जो हेलेना ने किस किया था जिमी को, उसके बाद। ये संडे की इवनिंग है, दोनों साथ रह रहे हैं, जिमी और हेलेना। अब जिमी और क्लिफ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, हेलेना कपड़ों पर प्रेस कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिशन किया करती थी। अर्थात हेलेना जो है अब जिमी की मिस्ट्रेस बन के रह रही है उस घर में। एटमॉस्फियर रिलैक्स्ड है, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स छपे हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं दोनों, जिमी और वो फ्रेंड उनका बैठा हुआ वहां पर क्लिफ। पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, धर्म के बारे में बातें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वॉडवाइल रूटीन, सिंगिंग, ये मस्ती करना होता है। ये वॉडवाइल रूटीन का मतलब होता है नाचना, कूदना, डांस करना, मस्ती करना, प्लेफुल रेसलिंग। इस रूटीन का मतलब है एक तरीके का फनी परफॉर्मेंस जो थिएटर्स में किया जाता था 1920 सेंचुरी में। इसमें जोक करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये सब शामिल होता था ऑडियंस को हंसाने के लिए। क्लिफ तभी बाहर चला जाता है और कहता है मैंने अब तय कर लिया है कि मैं अपनी स्वीट स्टॉल छोड़ दूंगा, और कहता है मैं कोशिश करूंगा, अब मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई मैरिड लाइफ में मुझे किसी अच्छी वीमन के साथ मैरिज करनी है। मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं नहीं करूंगा मैरिज वगैरह। तभी हेलेना जो है वो रिटर्न्स विद क्लिफ की शर्ट के साथ वापस आती है और जिमी को बताती है कि वो जिमी को बहुत प्यार करती है और जिमी से हमेशा प्यार करती थी, ऐसा वो बताती है। इसी मोमेंट पर एलिशन वापस आ जाती है। जिमी जो है वो हेलेना की कंधे पे सिर रख लेता है और वो इमोशनल हो जाते हैं दोनों। उसी मोमेंट पर एलिशन वापस आ जाती है, एलिशन जो वाइफ है जिमी की। अब वो जब आती है, घुसती है उस रूम में, तो बीमार सी दिख रही है, बहुत कमजोर हो गई है। जिमी गुस्से में उठकर और चला जाता है वहां से बिना बात किए हुए अपनी वाइफ एलिशन से। अब वहां थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। कमरे में सिर्फ दो ही औरतें बची हैं, एक एलिशन और दूसरी हेलेना। वो आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ मोमेंट्स गुजर जाते हैं, दोनों आपस में बातें करती हैं। जिमी चला जाता है क्लिफ के रूम में और अपना ट्रम्पेट बजाने लगता है।
एलिशन बताती है अपनी फ्रेंड हेलेना को कि उसका मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज का सिंपल सा मतलब है प्रेगनेंसी खत्म हो गई है बिफोर द बेबी इज बॉर्न। वो सर्वाइवल की स्टेज में नहीं था। वो ये भी मानती है कि उसे नहीं पता है कि वह लौट कर क्यों आई है, और कहती है हेलेना तुम जिमी के साथ अच्छे से रह रही हो, मैं तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनना चाहती। हेलेना कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में अब नहीं आऊंगी, हमारा अफेयर ओवर हो गया है और ये ठीक नहीं था। उसे लगता है हेलेना को कि इट वॉज रॉन्ग टू स्टे विद जिमी, जिमी के साथ रहकर मैंने ठीक नहीं किया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है हेलेना को। जिमी आता है और एलिशन, जिमी बुलाती है जिमी एलिशन को बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, मुझे धोखा दिया। तुम्हें जो है ह्यू की मम्मी की डेथ पर फ्लावर्स भेजने चाहिए थे उनके फ्यूनरल में, लेकिन बाद में सॉफ्ट हो जाता है, अपना गुस्सा जो है उसका हल्का पड़ जाता है जिमी का। वो नाराज है इस वजह से। अब वो जीवन के बारे में सोचता है, कंपेयर करने लगता है अपने जीवन को जंगल से, जहां जानवर खुले घूमते हैं। बेयर, वो खुद को बेयर मानता है हमेशा, जो खुले घूमते हैं। उसे याद आता है पहली मीटिंग जब वो एलिशन को पहली बार उसने देखा था, और कहता है कि उस समय तुम बहुत सुंदर लगी थी, एंड ही मे बी ए लॉस्ट कॉज। कहता उस समय मुझे एक बार भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें जीवन में पालूंगा, लेकिन उसे उम्मीद थी एलिशन का प्यार जो है उसके जीवन को बदल सकता है। एलिशन वहां से मूव्ड बाय द लॉस, उसके जीवन में जो उसका जो मिसकैरेज हो गया है उससे बहुत परेशान है, और अपने व्यवहार से थोड़ा परेशान है, रोने लगती है और जिमी के साथ चीज़ों को पैचअप कर लेती है, रिकनसाइल कर लेती है, पुनर्मिलन कर लेती है। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहना तय कर लेते हैं और अपना बेयर एंड स्क्वायरल वाला गेम फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये बताता है कि उनके बीच में अब रीयूनियन हो गई है और जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थे वो हील हो गए। इस ड्रामा में हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहली चीज है एंगर और फ्रस्ट्रेशन। ये सेंट्रल थीम है इस ड्रामा की। जिमी का एंगर रिफ्लेक्ट करता है उसकी फ्रस्ट्रेशन, और पोस्ट वार जो यूथ थे सभी की फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, क्योंकि उन्हें लगता था समाज ने धोखा दिया है, उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं। एक क्लास कन्फ्लिक्ट भी इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये प्ले हाईलाइट करता है क्लास डिविजन्स को, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो ब्रिटिश सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। जिमी रिप्रेजेंट्स बताता है कि अपर क्लास को रिसेंस, गुस्सा रहता है अपर क्लास से हमेशा, और हमेशा उसे लगता है कि सोसाइटी ने उसे प्लेस नहीं दिया, अपना क्लास चेंज करने का मौका नहीं दिया, हालांकि वो पढ़ा लिखा है। ये प्ले दिखाता है ट्रबल्ड मैरिड लाइफ, कि ट्रबल्ड मैरिड लाइफ क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्रूएलिटी है, इमोशनल डिस्टेंस है, ये सब दिखाता है ये प्ले। एलिनेशन और लोनलीनेस, एलिनेशन अकेलापन, अंदर से तन्हा, अंदर से खाली होना। सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो लोनली हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। जिमी का गुस्सा जो है वो एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन चाहता है लोगों के साथ। लॉस ऑफ आइडियल्स, जिमी को लगता है वैल्यूज जो समाज में हुआ करती थी, जैसे साहस, पैशन, ऑनेस्टी, अब मॉडर्न सोसाइटी में नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ तरक्की की बात करते हैं, सेल्फिश एटीट्यूड हो गया है लोगों का, लोग सिर्फ गेन और पर्सनल सक्सेस की बात करते हैं। अब इस ड्रामा के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ध्यान दीजिए, ब्रिटिश थिएटर में एक रिवोल्यूशन आ गया था इस ड्रामा की वजह से, क्रांति आ गई थी, क्योंकि अब रियलिज्म, पॉलिटिकल, एंगर, वर्किंग क्लास, ये सब चीजें स्टेज पर दिखाई जाने लगी थी। इनकी आवाजें स्टेज पर कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई देने लगी थी। अब प्लेराइट्स के पास एक मौका मिल गया था कि ऑर्डिनरी पीपल के जीवन को भी दिखाया जा सकता है स्टेज पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये ड्रामा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंटेंस प्ले है। ये दिखाता है वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जो पोस्ट वॉर ब्रिटेन में था यंग पीपल के मन में। हालांकि जो कैरेक्टर है जिमी पोर्टर का, वो जॉन ऑसबर्न ने एक वॉइस देने की कोशिश की है उस जनरेशन को जो अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रही थी, इग्नोर्ड महसूस कर रही थी और निराश महसूस कर रही थी। ये प्ले आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी थीम्स जो हैं, एंगर, इनइक्वालिटी, इमोशनल स्ट्रगल, ये हमेशा रेलिवेंट रहती हैं, आज भी रेलिवेंट है। इस ड्रामा से जुड़े हुए
कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो किसी भी एकेडमिक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लुक बैक इन एंगर ये ड्रामा किसने लिखा? हम जानते हैं जॉन ऑसबर्न का ये थर्ड प्ले था जो 1956 में आया था और ये बहुत मेजर सक्सेस था। एंग्री यंग मैन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है और किचन सिंक ड्रामा है, ये उस टेक्निक को फॉलो करता है। लुक बैक इन एंगर सबसे पहली बार परफॉर्म कब हुआ था? 1956 में इसका प्रीमियर हुआ था। 8 मई 1956 को रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में खेला गया था। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर कौन है? जिमी पोर्टर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। जिमी पोर्टर जो एंग्री यंग मैन को रिप्रेजेंट करता है, ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर। जिमी पोर्टर की सोशल बैकग्राउंड क्या रहती है? वो वर्किंग क्लास को बिलोंग करता है, वो इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, लेकिन वर्किंग क्लास को बिलोंग करता है। और उसकी वाइफ जो रहती है वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, जिसके साथ उसके संघर्ष दिखाए गए हैं। जिमी पोर्टर की वाइफ का क्या नाम रहता है? तो एलिशन पोर्टर नाम रहता है उसका। वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है और मैरिटल स्ट्रगल को दिखाया गया है इस ड्रामा में, मैरिड लाइफ के स्ट्रगल को। वो एमिएबल लविंग कैरेक्टर कौन सा रहता है जो साथ में रहता है जिमी के और एलिशन के? उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लिफ लीविस। वो बहुत इजी गोइंग पर्सन रहता है, हमेशा कोशिश करता है कि एलिशन और जिमी के बीच में उनके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहें। कौन सी कैरेक्टर जो है एलिशन की स्नॉबिश, रुपए पैसे का और अमीरी दिखाने वाली फ्रेंड रहती है, अपर क्लास को बिलोंग करती है? उसका नाम रहता है हेलेना चार्ल्स। ये अपर क्लास की फ्रेंड है उनकी, जिसका अफेयर रहता है बाद में जिमी के साथ। ये जो टर्म है एंग्री यंग मैन, ये कहां से इंस्पायर्ड था? ध्यान दीजिएगा, ये द हार्श रियलिज्म ऑफ ऑसबर्न्स प्ले। ये ऑसबर्न का जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, ये हार्श रियलिज्म को दिखाता है, वहीं से इंस्पायर्ड है ये टर्म। इसी प्ले के बाद ये टर्म यूज हुआ था एंग्री यंग मैन, इसी प्ले के प्रमोशन में यूज किया गया था एंग्री यंग मैन ये टर्म। ऑसबर्न ने कहा थे जब उन्होंने ये बुक लिखी, लुक बैक इन एंगर, ये ड्रामा लिखा, तो वो थे मोर कैम्पायर, ये टाउन था, और वहां पर उन्होंने 17 डेज में ये ड्रामा लिखा था। एक चेयर पर बैठकर, मोर कैम्पायर ये टाउन है सी साइड में लंदन में। द प्ले इज कंसिडर्ड एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ दिस थिएटर मूवमेंट। किचन सिंक ड्रामा जो थिएटर मूवमेंट था, उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल रहता है ड्रामा, जिसका नाम है लुक बैक इन एंगर, क्योंकि इसमें वर्किंग क्लास लाइफ दिखाई गई है, हार्श रियलिटीज दिखाई गई हैं लेबर क्लास की, और ये किचन सिंक ड्रामा है। जिमी और एलिशन की फैमिली इनकम कहां से चलती है, करते क्या है वो जिमी और वो? उनकी एक स्वीट की स्टॉल रहती है लोकल मार्केट में, स्वीट कन्फेक्शनरी स्टॉल। एक्ट 1 में कौन सी घटना ऐसी होती है जो जिसकी वजह से एलिशन जो है जिमी से कहती है तुम रूम के बाहर जाओ? उसका हाथ जल जाता है थोड़ा सा प्रेस करते समय। जिमी बर्न्स हर आर्म, उसका हाथ जला देता है, थोड़ा सा खेल रहा होता है उसके साथ, उसमें उसका हाथ जल जाता है धोखे से। मदद के लिए कौन आता है एलिशन की? एक्ट 2 में पापा आते हैं, कोलोनल रेडफोन, जिनके लिए कि हेलेना ने टेलीग्राम भेज दिया है, वो आते हैं मदद के लिए, हेल्प करने के लिए, उसे वापस ले जाते हैं अपने घर। कौन सा कैरेक्टर है जिसका अफेयर हो जाता है जिमी के साथ? तो वो हेलेना चार्ल्स रहती है, जो कि एलिशन की फ्रेंड रहती है, घर में रहने आती है, एंड जब एलिशन चली जाती है तो सी हैज हैड एन अफेयर विद जिमी। व्हाट मेजर ट्रेजेडी हैपेंस? कौन सी बड़ी दुर्घटना, दुख वाली घटना होती है एलिशन के साथ एक्ट 3 में? तो ध्यान दीजिए, मिस कैरेज वाली घटना होती है, सी लूजेस द बेबी, मिस कैरेज हो जाता है। कौन सा कैरेक्टर जो है पहले ब्रिटिश कॉलोनियल था इस ड्रामा में? वो कॉलोनल रेडफॉर्न रहते हैं, जो कि एलिशन के पापा रहते हैं, वो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर हैं। ये इसका जब फर्स्ट ओरिजिनल प्रोडक्शन हुआ था इस ड्रामा का लुक बैक इन एंगर का, तो डायरेक्टर कौन था? उनका नाम था टोनी रिचर्डसन। 1956 में रॉयल कोर्ट थिएटर में ये परफॉर्म हुआ था फर्स्ट टाइम। कौन सा अवार्ड जो है ऑसबॉर्न को मिला अपने इस ड्रामा के लिए, लुक बैक इन एंगर के लिए? वो था इवनिंग स्टैंडर्ड ड्रामा अवार्ड। जिमी
वाई डज जिमी कॉल एलिशन ड्यूरिंग हिज टायरेट्स, वो जिमी क्या कहता है एलिशन के लिए बार बार जब अपनी लंबी लंबी स्पीचेस देता है गुस्से वाली क्रिटिसाइज करने वाली, तो उसे पुसिलैनिमस कहता है, जिसका मतलब डरपोक टाइप से होता है। ध्यान दीजिए ये देवा जो एक सिक्वल के रूप में आया था, सिक्वल के रूप में ये कब आया था? तो 1992 में आया था। हालांकि ये लिखा गया था 1989 में, ध्यान दीजिए परफॉर्म हुआ था 1992 में। तो और ये सीक्वल था लुक बैक इन एंगर का, इसमें जिमी को मिडिल एज का पर्सन दिखाया गया था। ये डेजावू जो है एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप पहले ही देख चुके हैं ये सारी बातें। सो डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की इस ड्रामा से जुड़ी हुई। इंट्रोडक्शन, टाइटल का इंपॉर्टेंस, किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट क्या था, इस ड्रामा की समरी और जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।